हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ के तहत आज क्लास 11th की एनसीईआरटी को देख रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, हिंदी में भूगोल एक विषय के रूप में। हम लोग इस सीरीज़ में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में प्रयोग करेंगे कंटेंट को, और ये इंग्लिश रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी जो वर्ड है वो कैसे बना है। ये एक ग्रीक भाषा है जिसके दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनता है ज्योग्राफी। जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब वर्णन, यानी कि वैसा सब्जेक्ट जहाँ पर पृथ्वी के बारे में वर्णन देखने के लिए मिलता है उसको हम लोग ज्योग्राफी कहेंगे। इसके बाद सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर थे, ग्रीक दार्शनिक थे, इन्होंने किया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। अब इरेटोस्थनीज के कुछ कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं ज्योग्राफी में, उनको हम लोग देखते हैं। इन्होंने पहला कार्य किया था, इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा कार्य था पृथ्वी की परिधि की गणना की थी इन्होंने। तीसरा कार्य था पृथ्वी के अक्ष के झुकाव की गणना की थी, जो 23.5 डिग्री झुकाव है, इसकी गणना इरेटोस्थनीज ने की थी। इसके बाद इरेटोस्थनीज ने विश्व का पहला मानचित्र तैयार किया था, पहला मैप, वर्ल्ड मैप तैयार किया था। और इन्होंने इस मानचित्र बनाने के टाइम अर्थ को 5 जलवायु क्षेत्र में बांटा था। ठीक है, तो ये इरेटोस्थनीज के कुछ कार्य हैं और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। इसके बाद अब जो है मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते हैं भूगोल के अंदर, वो दो है। ये ज्योग्राफी के बुक में दिया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस और कंप्यूटर कार्टोग्राफी मानचित्र कला, ये दो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं आजकल बहुत सारे काम को करने के लिए भूगोल के अंदर। अब हम देखते हैं भूगोल क्या है। अगर कहीं पर यह सवाल पूछा जाता है कि भूगोल क्या है, तो इसका आप इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बताएंगे मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। ये अलग अलग भूगोलवेता ने अपने अपने परिभाषा दिए हैं, उसी को मैंने एक एक करके लिखा है। आप कहीं भी इस आंसर को अगर इस प्रकार से लिखते हैं पांचों पॉइंट बना करके, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। भूगोल तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कहीं पर कोई घटना अगर हुई तो वो क्यों हुई और उसी जगह पर क्यों हुई, इसी को कहते हैं कार्य कारण संबंध, कि कोई भी घटना किसी स्थान पर क्यों होती है। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट, क्या कॉज था और उसका क्या इफेक्ट है, आगे उस घटना का क्या इफेक्ट पड़ता है उस क्षेत्र में, इसके बारे में भूगोल आपको बताता है। इसके बाद इसी पॉइंट में देखिए, मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से समझौता किया है। ठीक है, यानी कि प्रकृति में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको या तो मानव ने अडेप्ट कर लिया, जो जैसे थे वैसे ही अडेप्ट कर लिया। जैसे कि मान के चलिए हम बात करते हैं जलवायु, जलवायु में तो आप कुछ खास परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो जैसा भी जलवायु है आप उसको अडेप्ट करते हैं। अथवा अपरिवर्तन यानी कि मॉडिफिकेशन, जो चीज़ें हमारे काम के लायक नहीं थी उसको हमने मॉडिफाई किया। जैसे कि कच्चा लोहा, ये हमारे काम का नहीं था, फिर हमने उसको मॉडिफाई किया, जो कि प्रकृति से मिलता है। और फिर इस प्रकार से मानव ने इन दो तरीके से एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन, अनुकूलन एवं अपरिवर्तन के तहत समझौता किया है प्रकृति से। अगला पॉइंट है भूगोल मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। इंटरैक्टिव क्या होता है, देखिए जैसे कि मैं इस बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ तो ये इंटरैक्टिव है, यानी कि मैं जैसे ही इसको कहीं पे टच करता हूँ तो ये लिखता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरैक्टिव, यानी कि प्रकृति में आप किसी भी चीज़ को अगर यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को टच करते हैं, तो उसके हिसाब से प्रकृति भी रिएक्ट करती है। इसी को कहते हैं इंटरैक्टिव रिलेशनशिप, अंतर प्रक्रियात्मक संबंध। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है तो प्रकृति भी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है और वहाँ का जलवायु मौसम खराब हो जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट आप अगर बताते हैं भूगोल क्या है इस सवाल के उत्तर में, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी के बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं भूगोल को वैज्ञानिक विषय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास में आपको पढ़ना होता है कि कोई घटना कब हुई, ठीक है, कहाँ पर हुई, किस राजा के समय में हुई, ये सारी चीज़ आपको इतिहास में पढ़ना है। लेकिन भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय कहा जाता है इसलिए कि जब भूगोल आप पढ़ते हैं तो भूगोल 3 प्रश्नों का उत्तर देता है। पहला तो है कि क्या, यानी कि क्या घटना हुई है, भूगोल आपको इसके बारे में जानकारी देता है कि क्या घटना हुई है। भूकंप आया है, सुनामी आई है,
ठीक है, ज्वालामुखी फटा है, क्या घटना हुई है, इसके बारे में भूगोल आपको बताएगा। इसके बाद भूगोल में आप अगला क्वेश्चन का आंसर होता है कहाँ, यानी कि जो घटना हुई है वो कहाँ पर हुई है, इसके बारे में बताता है। और तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये साइंटिफिक चीज़ नहीं है, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है कि क्यों हुई है, जैसे कहीं पर अगर भूकंप आया तो क्यों आया, इस सवाल का जवाब जब भूगोल दे देता है उसी समय इसे कहा जाता है वैज्ञानिक विषय। ठीक है, तो भूगोल के अंदर तीनों क्वेश्चन का आंसर मिलता है, क्या, कहाँ और क्यों। और इस क्यों के कारण, ये जो क्यों है क्वेश्चन, इसके कारण इसे वैज्ञानिक विषय के रूप में देखा जाता है। दिस मेक्स इट साइंटिफिक। वाई याद रखेंगे, व्हाट, वेयर एंड वाई, व्हाट, वेयर एंड वाई, क्या, कहाँ और क्यों। ठीक है, WWW याद रखेंगे, व्हाट, वेयर एंड वाई। इसके बाद भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समाहित करता है, समाकलन करता है। तो भूगोल देखिए, भूगोल को जनरली क्षेत्रीय संश्लेषण कहा जाता है, इंग्लिश में स्पेशियल सिंथेसिस, ठीक है, क्षेत्रीय संश्लेषण। और इतिहास को कालिक संश्लेषण, टेम्पोरल सिंथेसिस, ठीक है। यानी कि क्षेत्रीय संश्लेषण का मतलब हो गया कि किसी क्षेत्र विशेष में कौन सी घटना हुई है उसके बारे में यहाँ पर बात चलती है। और इतिहास में है कालिक संश्लेषण, ये समय से जुड़ा हुआ चीज़ है कि किस काल में कौन सा कार्य हुआ है। अब जो ये संश्लेषण वर्ड है ये कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसके लिए देखिए, संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस, और इसका मतलब लिखा है द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट आइडियाज, बिलीफ, स्टाइल, सीरीज। ठीक है, जो अलग अलग आइडिया है आपके पास, आपके विश्वास हैं, आपके तौर तरीके हैं, उस सब को जब आप मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं संश्लेषण। ठीक है, तो क्षेत्रीय संश्लेषण, किसी क्षेत्र विशेष में क्या क्या आइडियाज है, क्या बिलीफ है, क्या स्टाइल है, उस सब को अगर हम एक जगह करते हैं तो उससे क्या होता है, भूगोल के बारे में हमें जानने के लिए मिलता है। अगला है, भूगोल का जब अध्ययन किया जाता है तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। ठीक है, यानी कि दो तरीके से आप भूगोल को पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध, जिसको इंग्लिश में सिस्टमैटिक अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है प्रादेशिक, जिसे इंग्लिश में रीजनल अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, तो जो सिस्टमैटिक अप्रोच है इसमें आप किसी भी घटना के बारे में, कोई भी जो भौगोलिक घटना है उसके बारे में विश्व स्तर पर स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आपको महासागर के बारे में पढ़ना है तो आप पूरे विश्व स्तर पर उसका स्टडी करेंगे। कोई भौगोलिक घटना यानी कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो विश्व स्तर पर आप कोई भी कंटेंट को अगर पढ़ते हैं तो वो हो गया विषय वस्तुगत यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच। और अगर आप प्रादेशिक रीजनल अप्रोच की बात करें तो ये विशेष प्रदेश के स्तर पर स्टडी, यानी कि अगर आप सिर्फ भारत की जलवायु की बात करें तो वो हो जाएगा रीजनल अप्रोच, और अगर आप पूरे विश्व के जलवायु की बात करें तो वो हो जाएगा सिस्टमैटिक अप्रोच। अगर आप सिर्फ भारत में बारिश की बात करें कि भारत में बारिश की क्या दर है, कहाँ पर क्या दर है, तो ये हो जाएगा रीजनल अप्रोच। और अगर पूरे विश्व के स्तर पर बात करें कि बारिश का क्या रेट है तो वो कहलाएगा सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, सिस्टमैटिक और रीजनल, विषय वस्तुगत और प्रादेशिक। विषय वस्तुगत में पूरे विश्व स्तर पर आप बात करेंगे और प्रादेशिक में विशेष प्रदेश के स्तर पर बात करेंगे। अब देखते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच को किन्होंने डेवलप किया। तो सिस्टमैटिक अप्रोच यानी कि विषय वस्तुगत को प्रपोज किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये एक भूगोलवेत्ता है जो कि जर्मनी से रिलेटेड है, जिन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बात की थी। और दूसरा है रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच को कार्ल रिटर, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता है, ये भी जर्मनी के हैं, ये दोनों जर्मनी के हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। एक ने दिया था सिस्टमैटिक अप्रोच, एक ने दिया है रीजनल अप्रोच। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के 11th के फाइनल एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन से देश से संबंधित है, उत्तर होगा जर्मनी। अब देखते हैं आगे भूगोल की शाखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम दो तरीके से पढ़ सकते थे, एक तो विषय वस्तुगत, एक प्रादेशिक, यानी कि सिस्टमैटिक और रीजनल। तो सबसे पहले अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से निकलें, भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, सिस्टमैटिक अप्रोच के आधार पर अगर हम देखें तो भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि सिस्टमैटिक अप्रोच को किसने दिया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मनी के हैं। ठीक है, अब देखिए सिस्टमैटिक अप्रोच में फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, भौतिक भूगोल, ठीक है, एक ये हो जाएगा। ठीक है, भौतिक भूगोल। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल दूसरा टाइप, और तीसरा टाइप होगा बायो ज्योग्राफी, जीव भूगोल। अब इसके अंदर और भी सब टाइप है। ठीक है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। भौतिक भूगोल में देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट दिया हुआ है। पहला है भू आकृति विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। भू आकृति विज्ञान
इसमें भू आकृति एवं उनके विकास क्रम के बारे में बताया गया है। भू आकृति मतलब क्या? पर्वत, पठार, रेगिस्तान, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में देखने के लिए मिलेगा। ये भौतिक भूगोल के अंदर आता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। ये वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन, इन सब के बारे में बात करता है। तीसरा है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का हिंदी में अर्थ है जल विज्ञान। धरातल के जल परिमंडल, समुद्र, नदी, झील, जलाशय का अध्ययन करता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। ठीक है। और सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग का अध्ययन। ये 4 टाइप है जो कि भौतिक भूगोल के अंदर आते हैं। तो आप सबसे पहले याद रखें कि भूगोल की शाखाएं जो कि सिस्टमैटिक अप्रोच के आधार पर देखा जाए तो कितने हैं? फिजिकल ज्योग्राफी 1, ह्यूमन ज्योग्राफी 2 और बायो ज्योग्राफी 3। और जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर कितने थे? 4, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। इसके अंदर आप फिर देखिए 5 पॉइंट है। पहला, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल, सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी। ठीक है। इसमें समाज की स्थानीय गत्यात्मकता, स्पेशियल डायनेमिज्म और सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? देखिए, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वितरण कितना है, जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंग अनुपात कितना है, प्रवास के क्या कारण है। ठीक है। इंग्लिश में पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। उसको हम कहते हैं जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। एवं व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला है ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। वर्तमान अवस्था में आने से पहले किसी प्रदेश द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरने का अध्ययन, इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक भूगोल। इसके बाद है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी कि किसी भी जगह का पॉलिटिकल क्या सिनारियो रहा है बीते हुए समय में, ये हो जाएगा राजनीतिक भूगोल। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बायोज्योग्राफी, जीव भूगोल। तो अभी तक हम लोगों ने 2 देखा है। एक देखा है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट देखे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल। ठीक है। ये सभी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आ गए। इसके बाद हमने देखा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है। इसके बाद आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके बाद ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। और राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है। आप इनको याद रखेंगे। मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, कमेंट आप करेंगे तो मैं उसे प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। अब देखिए बायोज्योग्राफी, जीव भूगोल, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के मिलने पर जीव भूगोल का निर्माण हुआ। ठीक है। यानी कि पिछले जो 2 सेक्शन हमने पढ़े, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दोनों का जहाँ पर मिश्रण हो जाता है उसको हम कहते हैं बायोज्योग्राफी, जीव भूगोल। बायोज्योग्राफी के अंदर हम लोग देखते हैं, पहला है, इसके अंदर भी आपको 4-5 पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, 4 पॉइंट है। तो बायोज्योग्राफी के अंदर देखते हैं जीव भूगोल, जू ज्योग्राफी, पशु और उसके निवास स्थान का अध्ययन। ठीक है। दूसरा है वनस्पति भूगोल, प्लांट ज्योग्राफी, पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और पर्यावरण भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक भूमि ह्रास, लैंड ग्रेडेशन, प्रदूषण, पॉल्यूशन, संरक्षण, कंजर्वेशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी के अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास किया गया है। ठीक है। तो अब आप देखिए, एक समराइज तरीके से अगर देखा जाए तो जो सिस्टमैटिक अप्रोच था, विषय वस्तुगत अप्रोच था, उसके अंदर हमने 3 देखे, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, और बायो ज्योग्राफी, जीव भूगोल। ठीक है। और इनके अपने अपने पार्ट्स थे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें दे देगा कि सॉइल ज्योग्राफी किसका हिस्सा है, और आपको उत्तर करना होगा फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। इसके बाद आपसे पूछ दिया जाए कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, ये किसका पार्ट है, तो आपको उत्तर करना होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। तो ऐसे करके आप ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी किसका हिस्सा है, यह है ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। अगर पूछा जाए प्लांट ज्योग्राफी किसका हिस्सा, तो बायो ज्योग्राफी का हिस्सा है। इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक है रीजनल अप्रोच, यानी कि प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। तो देखिए सिस्टमैटिक अप्रोच क्या था, सिस्टमैटिक अप्रोच यानी कि हिंदी में उसको विषय वस्तुगत कहते हैं, वो था पूरे विश्व स्तर पर किसी चीज़ की स्टडी करना।
और रीजनल अप्रोच जो कि प्रादेशिक उपागम के आधार पर है, इसमें हम किसी क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ेंगे। इसको रीजनल अप्रोच को कार्ल रीडर ने दिया था, ये भी जर्मनी के भूगोलवेता थे। इसके अंदर देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके अंदर 3-4 पॉइंट है रीजनल अप्रोच में। रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज, ठीक है, रीजनल स्टडी या एरिया स्टडी। इसके अंदर देखिए क्या पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र के बारे में, मतलब मैक्रो, मीसो, माइक्रो प्रादेशिक अध्ययन, यानी कि बृहत स्तर पे, मध्यम स्तर पे और लघु स्तरीय स्तर पर किसी प्रदेश का अध्ययन हम करते हैं, उसको कहेंगे रीजनल स्टडी या एरिया स्टडी। इसके बाद रीजनल प्लानिंग, ठीक है, रीजनल प्लानिंग ग्रामीण या इलाका नियोजन एवं शहर एवं नगर नियोजन, ठीक है। तो रीजनल प्लानिंग दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो रूरल और एक अर्बन प्लानिंग, ठीक है। तो ये आता है रीजनल अप्रोच के अंदर। इसके बाद आता है रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक विकास, और इसके बाद आता है रीजनल एनालिसिस, प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनल अप्रोच के अंदर। बस आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि ये किसके अंडर आते हैं, ठीक है। इसके बारे में विशेष अध्ययन आप आगे के चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी रीजनल दिखेगा, रीजनल एनालिसिस, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल प्लानिंग, रीजनल स्टडी, ठीक है, प्रादेशिक अध्ययन जहाँ भी दिखे, तो इसको हम किसके अंडर में रखेंगे, रीजनल अप्रोच के अंडर में रखेंगे, प्रादेशिक उपागम के अंडर में रखेंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, रीजनल अप्रोच वाला, इसका एक मैप देख लीजिए, ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, ठीक है। 4 है, रीजनल स्टडी, एरिया स्टडी, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग, ठीक है। ये 4 टाइप के हैं। इसमें से जो रीजनल स्टडी था ये फिर 3 टाइप के हैं, मैक्रो, मीसो और माइक्रो। तो रीजनल प्लानिंग 2 टाइप का है, एक है कंट्री और रूरल प्लानिंग, एक है टाउन या अर्बन प्लानिंग, यानी कि ये हो गया ग्रामीण नियोजन, ग्रामीण इलाके का नियोजन, और ये हो गया शहरी इलाके का नियोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाता है, रीजनल अप्रोच और सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर देखिए क्या क्या होता है, भू आकृति, प्रवाह और उच्चावच, इन तीनों को मिलाने के बाद बनता है लिथोस्फीयर। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर के बारे में, जिसके अंदर भू आकृति, प्रवाह और उच्चावच, ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में क्या, इसकी बनावट, इसकी संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और हाइड्रोस्फीयर, समुद्र, सागर, झील तथा जल परिमंडल से संबंधित तत्व। एंड बायोस्फीयर, लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सस्टेनिंग मैकेनिज्म। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसको हम अभी हाईलाइट करते हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये चारों पॉइंट याद रखेंगे। और इसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या है, भू आकृति के बारे में पढ़ेंगे, प्रवाह के बारे में, उच्चावच के बारे में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर का बनावट कैसा है, संरचना क्या है, तत्व क्या है, मौसम तथा जलवायु कैसा है, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार, ये सब देखेंगे। हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी से रिलेटेड चीज़ें, समुद्र, सागर, झील, जल परिमंडल से संबंधित तत्व। बायोस्फीयर, लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड मैक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर सस्टेनिंग मैकेनिज्म। एक वर्ड आया था एरियल डिफरेंशिएशन, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था एरियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखिए आप, हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रीय भिन्नता, ठीक है, क्षेत्रीय भिन्नता, इसी को यहाँ पर समझाया गया है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को उसकी खास भौतिक और सांस्कृतिक आधार पर दूसरे क्षेत्र से अलग करना, ये कहलाता है एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय भिन्नता, ठीक है। और एक वर्ड आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जहाँ भी देखिए उसका मतलब समझिए सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल, ठीक है। इसके बाद 2 हमारे भूगोलवेता हैं जिन्होंने अपने भूगोल के बारे में अपना भूगोल का परिभाषा दिया है, इसको आप देख लेंगे, भूगोल एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। इसे किसने कहा था, रिचर्ड हार्टशॉर्न ने। अगले हैं अल्फ्रेड हेटनर, जिन्होंने बताया भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको जनरली बस जो मेन पॉइंट याद रखना है वह है कि ज्योग्राफी का कैसा इस वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जियो और ग्राफोस को मिला करके इरेटोस्थनीज ने प्रथम सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इरेटोस्थनीज के 5 कार्य हैं जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी 2 टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है भूगोल के अध्ययन के लिए, वह है जीआईएस और कंप्यूटर कार्टोग्राफी, जो कि मानचित्र कला से रिलेटेड है, और ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद जब भूगोल का डेफिनेशन पूछा जाए तो ये 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे, इतने से काम बन जाएगा, ठीक है। और भूगोल को वैज्ञानिक विषय क्यों कहा जाता है, ये सब जब आप भूगोल की परिभाषा लिख रहे होंगे तो उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं।
कि भूगोल को एक वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है और वो क्यों कहा जाता है, वहाँ पे तीनों पॉइंट आप लिखेंगे कि क्या, कहाँ और क्यों का आंसर देने के कारण इसे वैज्ञानिक विषय कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि क्षेत्रीय संश्लेषण किस विषय के लिए कहा जाता है, तो भूगोल के लिए क्षेत्रीय संश्लेषण और इतिहास के लिए कालिक संश्लेषण, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रखा है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है। इसके बाद भूगोल को पढ़ने का दो तरीका हो सकता है, एक विषय वस्तुगत और एक प्रादेशिक, सिस्टमैटिक और रीजनल। ठीक है। इसके बाद आप सिस्टमैटिक के अंदर देखिए, सिस्टमैटिक को अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने प्रपोज किया था, रीजनल को कार्ल रिटर ने किया था। ठीक है। अब विषय वस्तुगत के आधार पर फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायोज्योग्राफी, जीव भूगोल। और फिर इसके भी जो सब टाइप्स है उसको याद रखेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और बायो ज्योग्राफी में जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान, पर्यावरण भूगोल। ठीक है। और फिर रीजनल अप्रोच में ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, इसका ये वाला मैप आप याद रखेंगे। ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।